अलग क्षेत्र क्या उम्मीद रखते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सहकारिता विभाग क्या उम्मीद रखता है इस बजट से, ये हम जानेंगे। मेरी सहयोगी माधुरी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। माधुरी, सहकारिता विभाग क्या उम्मीदें रखता है, जानेंगे आपसे। ओवर टू यू। बिल्कुल सुनीता, ठीक कहा आपने। देखिए, प्रदेश इंतजार कर रहा है अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली है इस कार्यकाल का। और मुख्यमंत्री जो अपने कार्यकाल में बजट पेश करने वाले, सर्वाधिक बजट पेश करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री भी होंगी। अलग अलग बजट है, अलग अलग वर्ग है। हालांकि मैं आपको ज्योति जी को सुन पा रही थी, उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ क्षेत्र, कुछ वर्ग जो है वो क्या खास उम्मीदें रखते हैं वो हम अपने पहले दर्शकों को बता दें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सहकारिता विभाग की आपने बात की सुनी था, सहकारिता एक्ट में बदलाव को लेकर कुछ उम्मीदें हो सकती हैं और जरूर सहकारिता एक्ट में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ साथ सहकारी संस्थाओं में एक साथ चुनावों को लेकर एक उम्मीद जरूर लोगों में थी, एक मांग पुरजोर तरीके से थी जो पूरी हो सकती है। इसके साथ सहकारी भर्ती बोर्ड के गठन को लेकर एक खास उम्मीद लोगों में है, क्योंकि देखिए बजट आता है, उम्मीदें ज्यादा बढ़ती है और उम्मीदों के बजट को ही देखते हुए सहकारिता विभाग ये उम्मीद रखता है कि सहकारिता भर्ती बोर्ड का गठन हो। इसके साथ साथ सहकारी साख में भी वृद्धि के लिए प्रावधान है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं सुनीता कि पिछले बार का जो बजट था उसमें कुछ उम्मीदें जरूर लोगों को थी। उसमें 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था। अब विपक्ष काउंटर इसलिए करता है क्योंकि जब पिछली बजट की घोषणाओं को सरकार पूरा नहीं कर पाई, तो क्या इस बार की जो घोषणाएं हैं वो क्रियान्वयन में आएंगी या उनका जमीनी हकीकत क्या होगा, ये जानने वाली बात है। फिलहाल सहकारिता विभाग ये सारी उम्मीदों को रखता है, जहां एक साथ चुनावों की बात हो, चाहे सहकारी भर्ती बोर्ड की बात हो, चाहे फिर वो सरकारी संस्थाओं में सरकारी साख की वृद्धि को लेकर बात हो। ये कुछ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पर ये सहकारिता विभाग जो है उसकी खास उम्मीदें हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं सुनीता, जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत बड़ी एक उम्मीद के साथ, क्योंकि देखिए कृषि एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रखता है। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सरकार पूरी तरह से कृषकों की मदद करे। बहुत हद तक बिजली पैकेज को लेकर एक उम्मीद जरूर सरकार ने जता दी है। लेकिन सुनीता, कृषि को लेकर मैं कुछ और पॉइंटर्स अगर मैं दर्शकों को दिखा दूं तो बिजली को लेकर जरूर राहत दी गई है, लेकिन फसल खराबे पर जल्द मुआवजे की उम्मीद आज भी लोग रखते हैं। ओलावृष्टि को लेकर पिछली बजट में 150 करोड़ का जो प्रावधान हुआ था उस पर अभी तक कोई अमली जमा नहीं पहनाया जा सका है। तो कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो काउंटर होती दिखती हैं सरकार की, और इसलिए सरकार के सामने चुनौतियां ज्यादा है। बावजूद इसके भी ये बजट उम्मीदों का जरूर है, लेकिन दबाव की राजनीति इस पर जरूर रहेगी। दबाव की जो एक स्थिति है वो इस बजट पर जरूर रहेगी। मैं चाहूंगी पैनल है तमाम दबाव है माधुरी, लेकिन इन दबाव के बीच ही इस बार का बजट आ रहा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया, कृषि क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं या सहकारिता क्षेत्र की बात करें, प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक अहम क्षेत्र हो जाता है भारत जैसे देश में। निर्मल का मैं रुख करती हूँ। निर्मल, अगर कृषि क्षेत्र की बात करें, किसानों की बात करें, पिछले दिनों ही हमने देखा प्रदेश भर में कई जगह धरना प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुआ, खासतौर पर बिजली की मांग को लेकर, समुचित पानी की व्यवस्था को लेकर कई जगह किसान आमादा दिखे आंदोलन पर, धरने की राह पर। हालांकि आखिरी समय में राहत भी दी गई, लेकिन अब इस राहत के बाद कृषि क्षेत्र में और सहकारिता क्षेत्र में क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इस बार के बजट से? देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जो खेती किसानी की बात करें तो ओपी यादव साहब मौजूद हैं, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। यादव साहब, सहकारिता और कृषि दोनों निश्चित रूप से एक समन्वित, दोनों एक ऐसे विभाग है जो आपस में समन्वय करके करते हैं। फसली बीमे की बात हो, किसानों को कोई इस तरह की राहत मिलने की बात हो, बिजली की लंबे समय से मांग थी, तमाम जो उनको इस तरह का पिछले जो प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, क्या लगता है कि सरकार अब तक किसानों के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए कुछ इस तरह का एक मजबूत एक ढांचा तैयार कर पाई है जिससे किसान सुकून की अपनी जिंदगी जी सके, उसका जो आर्थिक जो पाया है उसका वो मजबूत हो सके, या फिर इस बजट के अंदर इस तरह के कैसे प्रावधान हो कि किसान और खेती दोनों मजबूत हो सके? जी हाँ, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रही है और बजट से पहले ही काफी राहत प्रदान कर चुकी है किसानों को हमारे प्रदेश में। और पिछले बजट में भी काफी सारी किसानों के हित में फैसले लिए गए थे जिनसे किसानों को लाभ हो रहा है। जैसे अपन की फसल बीमा योजना की बात रखें, किसान क्रेडिट कार्ड की बात रखें, किसान क्रेडिट कार्ड को भी जमीन की जो उनकी जो अधिग्रहण वो उसमें गिरवी रखते हैं तो उसकी जो डीएलसी रेट है उसके आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का प्रावधान रखा। जी, बीमे के अंदर जहां 50% खराबे के ऊपर मुआवजा मिलता था, अभी 33% पे उसको निर्धारित किया। पहले एक तहसील इकाई को खराबे की यूनिट माना जाता था, जिसको
हमने उसको आपका कहना सीधे तौर पर यह है कि सरकार ने इस तरह का खेती और किसानी के लिए किया है कि वो मजबूत हो सके। सीधे तौर पर यहाँ पर सीधे हम नंदकिशोर महरिया साहब के पास चलेंगे। आप विधायक हैं और खेती किसानी को इनसे बेहतर अगर हम बात करें कि ये एक अच्छे क्रिटिक या एक आलोचक के तौर पर बता सकते हैं कि सरकार का जो पिछले 3.5 साल में जो तमाम जो कार्यकाल रहा है सरकार का, उसमें खेती और किसानी को मजबूत करने के लिए क्या किया। महरिया साहब, सीधे तौर पर आंदोलित है किसान, उसको समय पर अपनी फसल का मुआवजा नहीं मिल पा रहा, लगातार प्राकृतिक आपदा से वो जूझता रहा है, कभी सूखा है, कभी ओलावृष्टि। क्या लगता है कि सरकार ने इस तरह के ठोस कदम उठाए कि किसान मजबूत हो सके, या इस बजट के अंदर किस तरह के किसान सरकार से उम्मीद रख सकते हैं? किसानों को सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद इस बजट में है, क्योंकि ये चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बजट है। लेकिन आजकल जो हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 बजटों को देखते हुए जो आशाएं आमजन की या किसान की जो बजट के प्रति थी, इवन की विधायकों की आशाएं भी धूमिल हो गई, क्योंकि जो चीज बजट में घोषित पहले कर दी जाती थी उसको तो ये माना जाता है ये तो हो ही जाएगी। लेकिन अब हालात ये हो गए कि बजट की घोषणा के बाद भी वो काम नहीं हो पाते, कई काम तो शुरू ही नहीं हो पाते। अभी किसानों की 85% सब्सिडी पहले सोलर वगैरह पे मिलती थी, जो 70 से भी नहीं आ गई है। चलिए, तो हमारा अन्नदाता एक लंबी चौड़ी फहरिस्त के साथ बैठा है उम्मीदों की, और कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन कितनी उम्मीदों को पूरा किया जाता है और कितनी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, ये देखना होगा। सुबह 11 बजे तक का इंतजार। एक बार फिर से मैं मेरी सहयोगी माधुरी का रुख करूंगी, जो बताएंगी कि पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए पर्यटन का क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं। उसी के साथ साथ ज्वेलरी का भी क्षेत्र दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है राजस्थान, ज्वेलरी के क्षेत्र में भी। तो इन दोनों क्षेत्र के लोग क्या उम्मीद इस बजट से लगाए बैठे हैं, जानेंगे माधुरी से। माधुरी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सुनीता, क्योंकि देखिए पर्यटन का क्षेत्र वो क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, उसमें स्वस्थ रहना। जवाहरात या जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो सरकार के लिए बहुत अहम हो जाता है। पर्यटन की आपने पहली बात की, टूरिज्म की आपने बात की। हालांकि मैं पहले दर्शकों को दिखाऊं कि किस किस चीजों की डिमांड इस बजट में पहले होगी, उसके बाद हम कुछ एनालिसिस भी करें अगर। तो पहले सबसे बड़ी बात जो होती है वो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि जब तक पर्यटन को लेकर सभी जगह से कनेक्टिविटी नहीं होगी, चाहे वो लोकल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात हो, जब तक वो नहीं बढ़ेगी तब तक आपके प्रदेश में पर्यटन नहीं बढ़ सकता। क्योंकि राजस्थान एक पर्यटन नगरी है। यहाँ के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये तमाम ऐसी सिटीज हैं जहाँ विदेशी हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, देशी और देशी सैलानी। उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उनको सुविधाएं देना बहुत जरूरी है। उनको सुविधाएं देने के लिए ये है कि आप उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएं। इसके साथ साथ प्रदेश के प्रमुख शहर में जो लोकल कनेक्टिविटीज हैं उनको जोड़ पाए, पर्यटन स्थलों पर साइबर सुविधाएं बढ़ा पाए, पक्की सड़कें दे पाए। इसके साथ अब मैं आपको बता दूं कि देखिए चुनौती इसलिए सरकार के सामने ज्यादा है क्योंकि पिछली बार जो बजट पेश हुआ था 2015-16 की अगर हम बात कर लें तो 16-17 की माफ कीजिएगा, उसमें 79% विकास कार्यों पर बढ़ाने की वृद्धि का प्रावधान था। करीब आप यकीन मानिए कुछ 67 करोड़, मेरे पास एक डाटा है, 63 करोड़ का एक बजट था जिसको सिर्फ कैंपेन के लिए चलाया गया। आपको याद होगा पहले राजस्थान पधारो हमारे देश की टैगलाइन के साथ जाना जाता था, अब न जाने क्या दिख जाए। इस प्रचार को बढ़ाने के लिए ही 63 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान में किया गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल हुआ और ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने इसको पाटना कि पहले उसको इतना प्रचारित किया जाए, तब कहीं टूरिज्म सेक्टर में आप पैसा भी बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा करीब 18 करोड़ रुपए ऐसे प्रावधान में आए थे जिनको हवाई पट्टिकाओं के लिए विकसित किया जाना था और वो भी काम बहुत हद तक हो नहीं पाया। इसके लिए पर्यटन जो आपको सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है उसको बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है। बजट में उम्मीदें लोगों पर जरूर है, लेकिन चुनौतियां सरकार के सामने बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाइए ज्वेलरी सेक्टर, जो आपने मुझसे बात की। जयपुर में ही अगर मैं बात कर लूं सुनीता, क्योंकि राजधानी है और हर क्षेत्र का वहां पर है, जयपुर में ही 3.5 लाख कारोबारी ऐसे हैं जो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। अगर मैं इन पॉइंटर्स पर जाऊं तो ज्वेलरी के क्षेत्र में जवाहरत को कुटीर उद्योग बनाने को लेकर एक बड़ी उम्मीद लोगों के सामने है, ज्वेलरी के जो व्यवसायी हैं उनके सामने है। इसके अलावा जेम बोस की स्थापना की घोषणा की उम्मीद जरूर करते हैं। अब आपने जैसे बात की थी, लगातार हमारे जो पैनलिस्ट हैं, लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जीएसटी कानून की बात कर रहे हैं और जीएसटी कानून अगर लगता है तो जवाहरत उद्योग को एक बड़ी राहत की बात होगी। हालांकि क्योंकि जो यहाँ पर जो ज्वेलरी बनती है, यहाँ पर जो स्टोन बनता है उसको गढ़ा जाता है, इसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि उनको जीएसटी में थोड़ी राहत दी जाए, कर को सहज किया जाए और इतना सरलीकरण हो कि जो ज्वेलरी उद्योग है वो उतना पैसा सरकार को दे पाए जितना सरकार उनसे फायदा उठा पाए। इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकार के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदों भरे हैं और इस बजट में लोगों के लिए काफी उम्मीदों भरे हैं।